हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मासाइन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के ही फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के बारे में, जिसका हम लोग 2020-21 का पेपर जो है सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें जो है जो 2020-21 का पेपर है, इसमें सेक्शन बी और सेक्शन सी मिला के लगभग 5 या 6 क्वेश्चन जो है 2019-20 के पेपर से बिल्कुल मैच करते हैं। मतलब 19-20 वाले पेपर से, मतलब जो 5-6 क्वेश्चन 19-20 में आए थे वही 5-6 क्वेश्चन 20-21 में आ गए हैं, 7 नंबर और 10 नंबर में। तो इस प्रकार से जैसा कि इसमें रिपीट हुआ है, ऐसे 20-21 का 5-6 क्वेश्चन इस बार 21-22 में आ सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, इसमें हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे। सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा इसमें, और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप पे अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले आप वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप पीडीएफ पढ़िएगा। मतलब अगर आप वीडियो पर देख लेते हैं और उसको पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और आप उसे लिख सकते हैं आसानी से एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी होती क्या है इसको हमें बताना है, डिफाइन करना है, इसका परिभाषा लिखनी है। तो एरोमेटिसिटी होती क्या है? एरोमेटिसिटी इज डिफाइंड एज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंजुगेटेड साइक्लोएल्केन्स which enhance the stability of a molecule due to the delocalization of electron present in the pi orbitals। मतलब क्या होता है, इसमें डिलोकलाइजेशन होता है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है एरोमेटिसिटी में। एक कंजुगेटेड साइक्लोएल्केन्स होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी होती है। अगला इसका प्रॉपर्टी जो है, मतलब एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी वेरी स्टेबल एंड दे डू नॉट ब्रेक सो इजली एंड also reacts with other type of substances। The aromatic compound which are not said to be aromatic are known as aliphatic compound। मतलब जो एरोमेटिक नहीं होते हैं उसे हम एलिफैटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो एरोमेटिसिटी हम समझ चुके हैं, इसका एग्जांपल जो है बेंजीन है, नेप्थलीन है, अंथ्रासीन है। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। सेक्शन ए का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक। ये क्वेश्चन भी पिछली बार आ चुका है इसमें, शॉर्ट टाइप में भी। तो फिनॉल मोर एसिडिक क्यों होता है, या फिनॉल एसिडिक क्यों होता है, एसिडिक नेचर का क्यों होता है, इसको हमें जानना है। तो एसिडिक नेचर कब होता है? जब कोई सब्सटेंस डिसोसिएट होता है किसमें? हाइड्रोजन आयन में। तो ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। जैसे यहाँ पे CH3COOH है, ये अगर डिसोसिएट होगा तो CH3CO- प्लस H+ में डिसोसिएट होगा। तो ये H+ जो यहाँ है वो एसिडिटी शो कर रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे एसिडिटी है, इसमें एसिडिटी है CH3COH। अगला देखते हैं इसमें क्या है, व्हेन फिनॉल डिसोसिएट इट ब्रेक्स इनटू 2 आयंस ऑन व्हिच वन इज H+। सो फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। मतलब जब फिनॉल को हम डिसोसिएट करते हैं तो ये भी H+ आयन में टूटता है, इसलिए ये भी एसिडिक है। द सब्सटेंस और कंपाउंड विच रिलीज हाइड्रोजन क्विकली इज मोर एसिडिक। मतलब जिसमें जितना अधिक जल्दी हाइड्रोजन जो है रिलीज हो जाएगा वो इतना ही अधिक एसिडिक होगा। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि ये फिनॉल एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि ये टूटने पर जब ब्रेक होता है, टूटता है, तो इसमें क्या होता है? डिसोसिएशन होता है H+ आयन का। तो जो H+ आयन में टूटता है वो एसिडिटी शो करता है, इसलिए फिनॉल भी H+ आयन में टूटता है, इसलिए फिनॉल भी एसिडिक नेचर में होता है। क्वेश्चन है, वाई पैरा नाइट्रो एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन। जो पैरा नाइट्रो एनिलीन है वो कम बेसिक होता है किससे? एनिलीन से। ऐसा क्यों है? तो एनिलीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, इसमें बेंजीन रिंग होती है जिसमें एक नेस्टो ग्रुप लगा होता है, और पैरा नाइट्रो एनिलीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, इसमें नेस्टो ग्रुप लगा होता है और पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लगा होता है, इसे पैरा नाइट्रो एनिलीन कहते हैं। तो इसमें देखते हैं पैरा नाइट्रो एनिलीन इज द वन ऑफ द 3 आइसोमर ऑफ नाइट्रोबेंजीन। मतलब नाइट्रोबेंजीन का जिसमें 3 आइसोमर्स होते हैं, जिसमें एक पैरा नाइट्रो एनिलीन भी है। तो ये क्यों लेस बेसिक होता है, इसका रीजन हम इसमें देखते हैं। NO2 ग्रुप डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द नाइट्रोजन एटम इन द पैरा नाइट्रो एनिलीन। मतलब जो पैरा नाइट्रो एनिलीन है, इसमें जो नाइट्रोजन ग्रुप है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है किसमें? जो नाइट्रोजन एटम है, मतलब जो ये बेंजीन रिंग है, इस पर जो नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन एटम लगा हुआ है, ये डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? एंड इन एनिलीन नाइट्रो ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एनिलीन में नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज नहीं करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डिक्रीज नहीं करेगा तो क्या होगा कि इसकी बेसिसिटी जो होगा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज नहीं हो रही है।
और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी वहाँ जो एसिडिटी बढ़ेगी, और जब एसिडिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो है बेसिसिटी कम होगी। तो इसलिए जो पैरानाइट्रो एनिलीन है एनिलीन से लेस बेसिक होता है, क्योंकि इसमें जो है Na2 ग्रुप होता है। Na2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है, यानी कि इसकी बेसिसिटी भी डिक्रीज होती है। इसे इसका रीजन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ आर एम वैल्यू। आर एम वैल्यू की डेफिनेशन लिखनी है। आर एम वैल्यू होता क्या है? तो आर एम वैल्यू का फुल फॉर्म जो होता है रिचर्ड मैसल वैल्यू होता है। रिचर्ड मैसल वैल्यू होता है। तो उन्होंने क्या बताया, पहले जानते हैं होता क्या है। इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ हाउ मच वोलेटाइल फैटी एसिड कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फैट थ्रू सपोनिफिकेशन। मतलब क्या होता है, ये इंडिकेटर होता है। किस टाइप का इंडिकेटर होता है कि जो फैटी एसिड है इसमें सपोनिफिकेशन के दौरान कितना वोलेटाइल फैटी एसिड, मतलब कितना फैटी एसिड परिवर्तन होता है, उसे हम निकाल सकते हैं। इसका एक इंडिकेटर होता है आर एम वैल्यू। तो आर एम वैल्यू क्या कहता है, इसे देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ml 0.1 नॉर्मल KOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द सोल्यूबल वोलेटाइल फैटी एसिड डिस्टिल फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फैट और गिवन ऑन सपोनिफिकेशन फैट। मतलब ये नंबर होता है 0.1 नॉर्मल KOH का, जो आवश्यक होता है क्या करने के लिए, सोल्यूबल वोलेटाइल फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसमें 5 ग्राम ऑफ फैट में, या इसे हम कह सकते हैं सपोनिफाइड फैट में। तो ये जो है डेफिनेशन हो गई आर एम वैल्यू की। और ये आर एम वैल्यू होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट हो गया, तो इसे आप लिख सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इससे 5वां क्वेश्चन सेक्शन ए का, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग ऑयल्स विथ एग्जाम्पल। मतलब ड्राइंग ऑयल्स क्या होते हैं, नॉन ड्राइंग ऑयल्स क्या होते हैं, इसको हमें डेफिनेशन लिखनी है इसकी और इसका एग्जाम्पल लिखना है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो डिफरेंस लिखना है, तो ड्राइंग ऑयल को हम एक साइड में लिख देते हैं, नॉन ड्राइंग ऑयल को एक साइड में लिख देते हैं। इसका डिफरेंस आसानी से हम लिख सकते हैं। दे फॉर्म ए फ्लेक्सिबल लेयर व्हेन कमिंग इन कांटेक्ट विद एयर। मतलब क्या होता है, जब ये हवा के संपर्क में आते हैं तो फ्लेक्सिबल लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जब मतलब हवा के संपर्क में आते हैं तो फ्लेक्सिबल लेयर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। सिंपल सा डिफरेंस हो गया इसमें। इसका एग्जांपल जो ड्राइंग ऑयल का एग्जांपल है सोयाबीन ऑयल हो गया, फ्लैक्स ऑयल हो गया, एंड नॉन ड्राइंग ऑयल का जो एग्जांपल है मस्टर्ड ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं इसका आंसर। सेक्शन ए का अगला क्वेश्चन है 6ठा क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन से आप क्या समझते हैं? तो इसको हम लोग जानते हैं, एंगल स्ट्रेन से हम क्या समझते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, When bond angle deviate from the ideal, then ring produce strain। सिंपल सी बात है कि जब जो बॉन्ड एंगल होता है वो डेविएट करता है, उसमें अंतर आता है आइडियल बॉन्ड एंगल से, तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेन मतलब टेढ़ापन, या उसे हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं, टेढ़ापन के हिसाब से समझ सकते हैं इसको। स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होता है इसे हम कह सकते हैं एनी डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम आइडियल बॉन्ड एंगल वैल्यू, जो कि 109.5 डिग्री होती है, विल प्रोड्यूस स्ट्रेन, इट्स कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। मतलब कोई भी डेविएशन होता है जो बॉन्ड एंगल में जो आइडियल बॉन्ड एंगल से कम या ज़्यादा होता है, कम होता है बेसिकली, तो क्या करता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है, वही जो है एंगल स्ट्रेन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि साइक्लोप्रोपेन जो है, साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, जो क्या है विच इज़ लेस देन 109.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि आइडियल बॉन्ड एंगल से जो है कम है। क्योंकि आइडियल बॉन्ड एंगल ऑफ टेट्राहेड्रल कार्बन जो है 109 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका जो साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये कम होता है इससे। तो क्या इससे होता है कि ये कम स्टेबल होता है, रिजल्टिंग इट इज लेस स्टेबल। मतलब साइक्लोप्रोपेन जो है कम स्टेबल होगा एंड मोर रिएक्टिव, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा मतलब कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सो इसे हम कह सकते हैं कि इसमें डेविएशन पाया जाता है। हायर देन बिकॉज हायर देन डेविएशन लेसर द इंस्टेबिलिटी। तो 6ठा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। सेक्शन ए का अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट द डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। मतलब इथेन का कन्फर्मेशन भिन्न जो होता है उसे हमें देखना है। दीज आर द कन्फर्मेशन ऑफ इथेन C2H6, ये जो है ऑब्टेन बाय रोटेटिंग द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑन सोन इन द न्यूमॉन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम इसको इसे प्राप्त करते हैं जब इसे कार्बन कार्बन को रोटेट करते हैं। तो इसमें 2 फॉर्म होता है, एक स्ट्रैगर्ड फॉर्म होता है, एक एक्लिप्स्ड फॉर्म होता है। इसे हम कह सकते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म होता है, एक स्ट्रैगर्ड फॉर्म होता है। तो आगे इसको हम देखते हैं किस प्रकार से कार्य करता है, कैसा होता है। सिंस द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन हैज ए लिटिल बिट ऑफ स्टेरिकल हिंड्रेंस ड्यू टू द क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, इसमें स्टेरिकल हिंड्रेंस पाया जाता है क्योंकि ये क्लोजली कॉन्टैक्ट होते हैं हाइड्रोजन एटम एक दूसरे में। दिस कन्फर्मेशन इज 12 किलो जूल हायर इन एनर्जी देन द स्ट्रैगर्ड वन। इसमें हायर एनर्जी होती है
किस कंपेरिजन में, स्टैगर्ड वंस, स्टैगर्ड जो डिफरेंस या कन्फर्मेशन स्टैगर्ड है इससे ज़्यादा एनर्जी होती है। तो इस प्रकार से 7वां क्वेश्चन में समाप्त होता है। सेक्शन ए का हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ सपोनिफिकेशन वैल्यू, मतलब सपोनिफिकेशन वैल्यू का प्रिंसिपल हमें लिखना है, क्या होता है। सपोनिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द फैटी एसिड इन द ट्राइग्लिसराइड्स और फैट्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एन एल्कली टू गिव ग्लिसरॉल एंड पोटेशियम सोडियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। सपोनिफिकेशन क्या होता है कि इसमें जो है फैटी एसिड जो होता है इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, किसके साथ में, अल्कली या बेस के साथ में। तो क्या इसका रिएक्शन क्या होता है, ये ग्लिसरॉल एंड पोटेशियम सोडियम साल्ट प्रदान करता है। इन ऑन क्वालिटी ऑफ फैट्स और वहीज आर रिफ्लेक्स्ड विद एन एक्सेस अमाउंट ऑफ KOH। आफ्टर सपोनिफिकेशन इट टाइट्रेट अगेंस्ट द सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है, सपोनिफिकेशन वैल्यू इज इक्वल टू 28.05 माइनस BA/W, वेयर W इज इक्वल टू वेट ऑफ सैंपल। तो 8वां क्वेश्चन समाप्त होता है। हम लोग देखते हैं सेक्शन ए का 9वां क्वेश्चन क्या है। प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज ऑफ DDT एंड नैप्थलीन। DDT एंड नैप्थलीन का स्ट्रक्चर लिखना है, बनाना है और उसका मेडिसिनल यूज लिखना है। तो DDT को हम कह सकते हैं कि डाइफिनाइल ट्राइक्लोरेथेन इसका दूसरा नाम होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, 3 क्लोरो ग्रुप होते हैं, 1 2 3, और 2 बेंजीन रिंग के साथ ही जुड़े होते हैं आपस में। इसका मेडिसिनल यूज क्या है, इट इज यूज टू कंट्रोल मलेरिया, टाइफस, बॉडी लाइन एंड ब्यूबोनोइक प्लेग एज ए इंसेक्टिसाइड्स। तो इसमें हम एक में सब लिख दिए हैं, आप अलग अलग भी लाइन में लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज टू कंट्रोल मलेरिया एंड इट इज़ यूज टू कंट्रोल ऑल्सो टाइफस, बॉडी लाइन एंड इट इज़ यूज एज ए इंसेक्टिसाइड। इसको 3-4 लाइन में बना के आप लिख सकते हैं। नैप्थलीन का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, इसमें 2 बेंजीन आपस में जुड़ी होती है। इट इज़ यूज्ड एज एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक, एंटी डायबिटिक, एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी डिप्रेजेंट। मतलब इसका जो मेडिसिनल यूज है सब एंटी होता है, जैसे एंटी माइक्रोबियल हो गया, एंटी कैंसर हो गया, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन रखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बनाना बॉन्डिंग, मतलब बनाना बॉन्डिंग क्या होती है। साइक्लोएल्केन्स का क्वेश्चन है, बनाना बॉन्डिंग होती क्या है मेनली, इसको हमें देखना है। तो इसे समझते हैं। ए बनाना बॉन्ड इज आल्सो नोन एज बेंट बॉन्ड। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग का टाइप होता है वेयर द ऑर्डिनरी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ 2 एटम्स मेकिंग अप ए केमिकल बॉन्ड एंड आर मॉडिफाइड विद इंक्रीज और डिक्रीज्ड s ऑर्बिटल कैरेक्टर इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री दैट इज 3 बनाना इन रिंग शेप। मतलब 3 बनाना एक रिंग शेप में होता है, इसे हम बनाना बॉन्ड कहते हैं। बेंट बॉन्ड इसकी एक थ्योरी भी है, बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड थ्योरी, वो 7 नंबर में मेनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमारा सेक्शन समाप्त होता है यहाँ पे बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड का 2020-21 का पेपर का जो सेक्शन है यहाँ पे समाप्त होता है। 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब सेक्शन बी की ओर हम लोग चलते हैं। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। जो फिनॉल का है इसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इसका मेथड क्या है प्रिपरेशन के, सबके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फिनॉल्स होता क्या है। फिनॉल इज एन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इन विच 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है रिप्लेस्ड 1 हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन, मतलब एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके स्थान पर खुद आ जाता है। तो इस प्रकार से फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, फिनॉल बनता है, इसे हम फिनॉल कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल देखते हैं कैसे इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहला हेडिंग है इसमें फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम किस प्रकार से फिनॉल को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है, बेंजीन रिंग होती है, इसमें सूत्रीय फंक्शनल ग्रुप होता है, इसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। प्लस हमें लोग लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डबल मात्रा में, इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो इससे फिनॉल बनता है और सोडियम सल्फेट एंड जो है H2O बनता है। तो इसकी लैंग्वेज हम इस प्रकार से लिख सकते हैं व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ एरोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूज्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ जब फ्यूज किया जाता है सोडियम डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल इज ऑब्टेन व्हिच एसिडिफिकेशन यील्ड्स फिनॉल एंड सोडियम सल्फेट। तो इसका लैंग्वेज हम रिएक्शन के हिसाब से लिख सकते हैं। तो पहले आपको रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, याद कुछ नहीं करना है बेसिकली, किससे क्या क्या रिएक्शन कराना है वही आपको याद करना है। तो इस पहला जो मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उससे हम फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है फिनॉल बनाने का, इसे देखते हैं फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से जो है फिनॉल बनाते हैं, क्यूमीन को हम लोग आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं। इससे किस प्रकार फिनॉल का फॉर्मेशन होता है देखते हैं। तो सबसे पहले क्यूमीन लेते हैं जिसे आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आइसो ग्रुप 2 ग्रुप लगा हुआ है। इससे आइसोप्रोपिल बेंजीन को जब हम ऑक्सीडाइज कराते हैं तो क्या मिलता है, इससे क्यूमेन हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड बनता है। क्यूमेन
हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड को फर्दर हम लोग क्या कराते हैं, एसिडिफिकेशन कराते हैं इसका, तो क्या बन जाता है ये फिनॉल बन जाता है एंड एसीटोन बन जाता है। तो इसका लैंग्वेज हम इस प्रकार से लिखते हैं, क्यूम इज ऑक्सीडाइज यूजिंग एयर टू गिव क्यूमेन बाई हाइड्रोफिनॉक्साइड आयन व्हिच एन एसिडिफिकेशन इट फिनॉल। तो इस प्रकार से दूसरा मेथड भी हम लोगों ने देख लिया, फ्रॉम क्यूमेन पहला मेथड था, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से किस प्रकार हम लोग ने फिनॉल बना है, यह देखा। दूसरा मेथड में फ्रॉम क्यूमेन से किस प्रकार फिनॉल बना। तीसरा जो इसका मेथड है डॉस प्रोसेस, डॉस प्रोसेस से हम लोग कैसे फिनॉल बनाते हैं। डॉस प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ क्रोमोबेंजीन, क्योंकि क्रोमोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इसे हम डॉस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि क्लोरोबेंजीन लेते हैं, उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करा देते हैं 623 केल्विन पे एंड 300 एटीएम पे। तो क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड आयन का फर्दर रिएक्शन कराते हैं Cl के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। तो इसकी लैंग्वेज भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड एट 623 Kelvin and 300 ATM, it forms sodium phenoxide which further hydrolyzed by dilute hydrochloric acid to form phenol। इसकी लैंग्वेज हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला जो मेथड है, इसका 3 मेथड हो चुका, चौथा मेथड है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हम किस प्रकार से फिनॉल को बनाते हैं, तो उसमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं, उसके बाद इसका जो है हीट कराते हैं किसके, वाटर के साथ में, वाटर के साथ में इसका हीट कराते हैं, तो बन जाता है फिनॉल। इसकी लैंग्वेज हम लिख सकते हैं, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट इज हीटेड विद वाटर इट प्रोड्यूस फिनॉल विद लिबरेट नाइट्रोजन गैस, इसमें नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो हम लोग ने फिनॉल बनाने का 4 मेथड देखा, पहला है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दूसरा है फ्रॉम क्यूमेन, तीसरा है डॉस प्रोसेस एंड चौथा है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अगला हम लोग देखते हैं, एक मेथड और है जो सिंपल सा है, इसे हम कह सकते हैं आइसोलेशन ऑफ कोल तार। कोल तार के आइसोलेशन से किस प्रकार फिनॉल बनता है। इनर लेयर ऑफ कोल तार 170 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस, इतने डिग्री सेल्सियस पर हम इसको जब आइसोलेट करते हैं तो इससे फिनॉल बनता है, क्रेसॉल बनता है, नैफ्थलीन बनता है। तो इसको बेसिकली हम नहीं भी लिखें तो भी सही है, 4 मेथड हमको मेनली जो है उसे लिखना है, जैसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम क्यूमीन, डॉस प्रोसेस एंड बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसको हमको बेसिकली लिख देना है। तो इसका हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। इसका रिएक्शन हमको लिखना है, केमिकल रिएक्शन मतलब प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली लिखनी है, लेकिन हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं कि क्या क्या होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो फिनॉल का स्टेट होता है क्रिस्टलाइन होता है, पॉइजनस सॉलिड होता है, कलर जो होता है कलरलेस होता है, ओडियोर इसकी फिनोलिक ओडियोर होती है, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेल्सियस होता है, मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है सॉल्युबल इन वाटर, कंप्लीटली सॉल्युबल अबव 68.5 डिग्री सेल्सियस। इसका यूज़ क्या है, यूज एज डिसइंफेक्टेंट्स, फॉर्मिंग पिंक सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। तो इस प्रकार से हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया। केमिकल प्रॉपर्टी अब देखते हैं इसका क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। सबसे पहला है जो फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, फिनॉल से कैसे साल्ट का फॉर्मेशन होता है, केमिकल रिएक्शन में आता है। फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू होम सोडियम फिनॉक्साइड साल्ट, या साल्ट को हम सोडियम फिनॉक्साइड एक प्रकार का साल्ट होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ साल्ट पहली प्रॉपर्टी हो गई, पहला केमिकल रिएक्शन हो गया। दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो नाइट्रोजन नाइट्रेशन आता है, हैलोजिनेशन आता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड हैलोजिनेशन। तो इसमें कौन सा है, नाइट्रेशन हम लोग देते हैं। तो व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रेशन कराएंगे तो मेनली नाइट्रिक एसिड यूज होगा। तो इसमें व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो क्या बनाता है, ये क्या बनाता है, मिक्सचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाता है, पैरानाइट्रोफिनॉल बनाता है। तो जैसे केमिकल रिएक्शन में पहला फॉर्मेशन ऑफ साल्ट हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, तीसरा कोलवेज रिएक्शन। कोलवेज रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली फिनॉल का रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, जो कि हम फॉर्मेशन ऑफ साल्ट में कर चुके हैं पहले ही। जैसे फॉर्मेशन ऑफ साल्ट में हमने फिनॉल लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया था, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाया था। उसी प्रकार से इसमें भी कोलवे रिएक्शन में भी फिनॉल का रिएक्शन हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया, तो इसमें सोडियम फिनॉक्साइड बना। इसका फर्दर रिएक्शन करा देते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो एक फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाने की क्रिया ही कोलबेज रिएक्शन कहलाती है। इसको 2 नंबर में पूछ सकते हैं कि कोलबेज रिएक्शन को लिखिए, या हम हाउ वी मेक मतलब फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड।
तो केमिकल रिएक्शन का तीसरा रिएक्शन कोलबेस रिएक्शन हो गया, जिसमें हम लोगों ने फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया। अगला जो है केमिकल रिएक्शन राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म सैलिसिल्डिहाइड। मतलब राइमर टाइमन रिएक्शन, कोलबेस रिएक्शन में हम लोग ने फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाया, और जो राइमर टाइमन रिएक्शन है इसमें हम लोग ने फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड बनाया। ये केमिकल रिएक्शन है। जब फिनॉल का हम लोग रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन क्या होता है, फॉर्म होता है सैलिसिल्डिहाइड फॉर्म होता है। अगला जो रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या है, व्हेन फिनॉल इज डिस्टिल्ड विद जिंक डस्ट लो यील्ड ऑफ बेंजीन इज ऑब्टेन। मतलब जिंक डस्ट जैसे का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, बेंजीन बन जाता है, जेडेनो बन जाता है, जिंक डस्ट बन जाता है। तो हम लोग ने केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल देख लिया, जिसमें पहला रिएक्शन था फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, दूसरा रिएक्शन था जिसमें हम लोग ने फिनॉल से जो सोडियम फिनॉक्साइड बनाया था, दूसरा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हम लोग ने नाइट्रेशन देखा था, तीसरा था कोलबेस रिएक्शन जिसमें हम लोगों ने फिनॉल से जो है सैलिसिलिक एसिड बनाया था, चौथा था राइमर टाइमन रिएक्शन जिसमें हम लोग ने फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड बनाया, और पांचवा रिडक्शन रिएक्शन। तो इस प्रकार से हमारा जो फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन सब हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन जो सेक्शन सी का था, मतलब सॉरी सेक्शन बी का था, वो समाप्त होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन था। इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। सेक्शन बी में दूसरा क्वेश्चन है जो है डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मेथड प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन। इसको इस प्रकार से पूछ सकते हैं, गिव स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेफ्थलीन। ये जो क्वेश्चन है गिव स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेफ्थलीन, ये 2019-20 वाले क्वेश्चन में मतलब 2019-20 वाले पेपर में पूछा गया था। तो 20-21 में इसका थोड़ा सा नाम बदल के डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मेथड प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन। मतलब ये जो क्वेश्चन 2019-20 में पूछा गया था ये 7 नंबर में था, और ये जो डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मेथड प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन ये जो है 10 नंबर में पूछा गया है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर देखते हैं किस प्रकार से होता है, या नेफ्थलीन क्या है इसके बारे में जानते हैं। नेफ्थलीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फार्मूला C10H8। एक नेफ्थलीन केमिकल फार्मूला वाज डिटरमाइंड बाय मार्शल फैराडे 1826। Naphthalene exhibits resonance in 3 canonical form, thus therefore delocalization of pi electron which decreases the electron energy. The resonance energy of naphthalene is 61 kilocalorie per mole, which is less than that piece of benzene। मतलब 2 बेंजीन रिंग होती है उससे कम होता है। बेंजीन का होता है 36 किलो कैलोरी पर मोल। दस नेफ्थलीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। यही कारण है कि जो नेफ्थलीन है ये बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। इसका प्रिपरेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम कोल तार। कोल तार से कैसे हम बेंजीन को बनाते हैं, तो क्या करते हैं, कोल तार फ्रैक्शन होता है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे चिल्ड करते हैं। फिर क्या होता है, नेफ्थलीन क्रिस्टलाइजेशन आउट, नेफ्थलीन का क्रिस्टल बाहर आ जाता है, जिसमें क्रिस्टल आर ट्रीटेड विद, जिसमें क्रिस्टल को हम H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं, जिसमें बेसिक इम्प्यूरिटीज दूर हो जाती है। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कराते हैं तो इससे एसिडिक इम्प्यूरिटी जो है गायब हो जाती है। इसके बाद नेफ्थलीन प्यूरिफाइड हो जाता है, डिक्रिस्टलाइज कर लेते हैं इसको, मतलब नेफ्थलीन हमको प्राप्त हो जाता है। जो दूसरा मेथड है नेफ्थलीन बनाने का वो है हावर्थ सिंथेसिस। जो हावर्थ सिंथेसिस है ये बहुत ही ईजी मेथड है, लेकिन आपको तो देखने में थोड़ा कठिन लग सकता है। अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत आसान है, आपको याद हो जाएगा। बस इसमें केवल नाम याद करना है कि इसके बाद कौन से प्रोसेस के बाद कौन से जो है किसका निर्माण होता है, इसको याद करना है। तो इसमें हावर्थ सिंथेसिस में बेसिकली क्या है, बेंजीन इज रिएक्टेड विद सक्सिनिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस CL3 in the form of beta benzyl propionic acid. It is a Clemmensen reaction from 4-phenyl butyric acid entering closer step in the presence of H2SO4। मतलब ये जो रिएक्शन है इसी को यहाँ पर लिख दिया गया है। तो पहले हम लोग रिएक्शन देख के समझते हैं। तो इसमें बेंजीन रिंग है, मतलब बेंजीन है, इसका रिएक्शन अब सक्सिनिक एनहाइड्राइड्स के साथ कराते हैं। इसको हम लिख देते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड। तो जब बेंजीन को हम लोग रिएक्ट कराते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड में, तो क्या बनता है, इससे बीटा बेंजोइक प्रोपियोनिक एसिड बनता है।
बीटा बेंजोनिक प्रोपियोनिक एसिड जो बनता है इसका हम क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है 4 फेनिल ब्यूटारिक एसिड बनता है। 4 फेनिल ब्यूटारिक एसिड का फर्दर रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसे हम लोग रिंग क्लोजर रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ये रिंग खुली हुई है यहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो इससे क्या बनता है, जब हम रिंग क्लोजर रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है अल्फा टेट्रालीन। अल्फा टेट्रालीन को फिर फर्दर हम रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये बनाता है टेट्रालीन। टेट्रालीन का फर्दर रिडक्शन कराते हैं इन द सेलेनियम और कैडमियम के प्रेजेंस में तो नैप्थलीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन जो है इसको हम लोग इसी जो रिएक्शन है, पहले रिएक्शन को हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद इसी का लैंग्वेज हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एल्यूमिनियम क्लोराइड इट फॉर्म बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड। बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड goes to Clemmensen reduction to form 4-phenylbutyric acid. 4-phenylbutyric acid further react with sulfuric acid. It is called ring closure reaction and then form alpha tetraline. Alpha tetraline further reduced in the presence of zinc and hydrochloric acid and it formed tetraline. Tetraline further reduced in the presence of selenium and cadmium. It formed naphthalene. तो हम लोग ने फॉर्मेशन ऑफ नेप्थलीन का दो मेथड देखा। पहला मेथड था फ्रॉम कोल तार एंड दूसरा मेथड था हावर सिंथेसिस। तो नेप्थलीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेप्थलीन क्या क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका स्टेट जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कलर होता है कलरलेस मतलब कलर नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस एंड टू 18 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। ऑडियोर जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑडियोर होता है, सॉलिबिलिटी होती है इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या होता है, नेप्थलीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल ऑन टू डिफरेंट एंड मेक इट टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। मतलब ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है जिसमें सबसे पहला है नाइट्रेशन। इसमें 5 रिएक्शन होते हैं मेनली, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये जो नेप्थलीन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, इसमें नाइट्रेशन होता है। नाइट्रेशन में जो नेप्थलीन का रिएक्शन कराते हैं हम नाइट्रिक एसिड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बनता है 1 नाइट्रोफेनेप्थलीन बन जाता है। तो इसका मतलब हम सिंपल यहाँ पे केवल रिएक्शन लिख दिए हैं। आप रिएक्शन देके इसका लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, जैसे व्हेन नेप्थलीन इज रिएक्ट विद या व्हेन नेप्थलीन इज treated with nitric acid in the presence of sulfuric acid in the presence of sulfuric acid at 60 डिग्री सेल्सियस it form 1 नाइट्रोनेप्थलीन। इसको आप लैंग्वेज इस प्रकार से आप लिख सकते हैं रिएक्शन देख के। तो हम केवल यहाँ पे रिएक्शन लिख दे रहे हैं, आपको लैंग्वेज अपने आप से लिख देना है। दूसरा जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, जब नेप्थलीन का रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से ही रिएक्शन कराएंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के ही, तो ये क्या बनाएगा 1 सल्फो नेप्थलीन बना लेगा। अगला जो रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या है कि नेप्थलीन का रिएक्शन होता है जब क्लोरीन से, तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो क्या बनाता है 1 क्लोरोनेप्थलीन। इसका भी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं अपने अनुसार। अगला जो रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इसमें क्या नेप्थलीन इज रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड इट फॉर्म 2 एथिल नेप्थलीन एंड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका भी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। अगला जो रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें क्या है कि व्हेन नेप्थलीन इज रिएक्ट विद एसिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इट फॉर्म 1 एसिटिल नेप्थलीन। इसका भी लैंग्वेज आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। रिडक्शन तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ तक था, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन तक। अगला जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन जो नेप्थलीन देता है वो रिडक्शन है। रिडक्शन में जब व्हेन नेप्थलीन रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड एथिल अल्कोहल एट 78 डिग्री सेल्सियस इट फॉर्म 1,4 डाईहाइड्रोनेप्थलीन। अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। इट इज मच मोर ऑक्सीडाइज देन बेंजीन, मतलब बेंजीन से ज़्यादा ऑक्सीडेशन इसमें होता है। नेप्थलीन का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं द क्रोमियम ऑक्साइड तो क्या बनता है 1 नेप्थोक्यूनॉन बनता है। इसका मेडिसिनल यूज देख लेते हैं नेप्थलीन का। मैन्युफैक्चरिंग में मॉथ बॉल्स, मैन्युफैक्चरिंग थैलिक एनहाइड्राइड और यूजिंग द डाइज एंड सेवरल मेडिसिनल प्रोडक्ट। तो सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। 2 ही क्वेश्चन करना रहता है, 3 होता है जिसमें 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन बी भी समाप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन सी को। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है। सेक्शन सी में भी 7 क्वेश्चन होते हैं, 5 करना होता है जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है। इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो इसमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इसमें रिएक्टिविटी या सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट हमको बताना है। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी जो फंक्शनल ग्रुप आके जोड़ते हैं बेंजीन में किसी भी एक हाइड्रोजन को वापस करके उसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो इसमें मोनो सब्स्टिट्यूएंट मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट, तो इसे हम समझते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स व्हिच मे बी प्रेजेंट इन द बेंजीनिंग। एग्जांपल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स फर्दर सब्स्टिट्यूशन। मतलब ऑर्थो पे हो सकते हैं, मेटा पे हो सकते हैं, पैरा पे हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स कैन बी क्लासिफाइड एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग टुवर्ड्स फर्दर सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीनिंग व्हेन एनी ग्रुप रिलीज हाइड्रोजन एटम एंड अटैच हिमसेल्फ एट दिस प्लेस नोन एज सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स का डेफिनेशन होगा क्या होता है इसमें। तो इसमें क्या क्या इफेक्ट होता है इसको देखते हैं। सबसे पहला इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। मतलब इसमें दो ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है अगर वो लगता है तो उससे क्या इफेक्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है वो अगर आता है तो उससे क्या इफेक्ट होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में ऐसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिलीजिंग ग्रुप आर द ग्रुप विच इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द एरोमेटिक रिंग। मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बढ़ा देता है एरोमेटिक रिंग पे। इसका एग्जांपल है अमीनो ग्रुप, डायल्किल अमीनो ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप, एल्किल ग्रुप, मेथॉक्सी ग्रुप एंड एल्कोक्सी ग्रुप। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा एसिडिटी ऑफ फिनॉल। जो फिनॉल की एसिडिटी होगी वो डिक्रीज होगी। फिनॉल का हम बता रहे हैं, फिनॉल का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इसमें एसिडिटी ऑफ डिक्रीज हो जाएगी एंड मोनोसेप्टिक बेंजीन कंपाउंड बिकॉज इट विल टेंड टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द फिनॉक्साइड एंड कार्बोक्सिलेट एंड रेस्पेक्टिवली देयरफॉर दे विल नॉट लिबरेट द प्रोटॉन इजीली। क्योंकि वो प्रोटॉन को इजीली लिबरेट नहीं कर पाएंगे तो इससे क्या होगा, एसिडिटी ऑफ फिनॉल बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तब इससे क्या इफेक्ट होगा, इसे देखते हैं। दिस ग्रुप विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं, हेंस दे डीएक्टिवेट द रिंग। इसको हम लोग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। दे डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन फिनॉक्साइड एंड कार्बोक्सिलेट एंड ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देते हैं एंड दे इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड एरोमेटिक एसिड। इसका एग्जांपल जो है नाइट्रो ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कीटोनिक ग्रुप हो गया, साइनो ग्रुप हो गया एंड हेलो ग्रुप हो गया। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है वह समाप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस बेसिसिटी ऑफ अमीन्स एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। तो बेसिसिटी ऑफ अमीन्स जो होता है इसका इफेक्ट हमें सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट हमें बताना है। जैसे हम लोग एसिडिटी ऑफ फिनॉल का देखे थे वैसे हम लोग को बेसिसिटी ऑफ अमीन्स का बताना है। तो अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट दोज एलिमेंट्स विच एक्सेप्ट लोन पेयर कार्ड एसिड एंड दोज डो नॉट लोन पेयर कार्ड बेस। मतलब बेस क्या होते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं, जैसे NH3 हो गया। सो अमोनिया कंटेन लोन पेयर, सो इट इज ए बेसिक इन नेचर। ऑल ऑफ दियर डेरिवेटिव्स आल्सो बेसिक इन नेचर। मोर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इज इक्वल टू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जब होता है तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आर द ग्रुप विच इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिजल्टिंग इंक्रीजिंग बेसिसिटी। मतलब जब इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो इसमें जो है बेसिसिटी बढ़ेगी, यानी एसिडिटी घटेगी तो ऑब्वियसली बेसिसिटी बढ़ेगी। इसका एग्जांपल है एल्किल कंपाउंड्स जैसे CH3, CH2, ETC। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे क्या इफेक्ट होता है, द ग्रुप विड्रॉज इलेक्ट्रॉन विच डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको घटा देता है, जिससे क्या होता है कि डिक्रीजेज द बेसिसिटी ऑल्सो। मतलब इसकी एसिडिटी जो है बढ़ जाती है जब डेंसिटी घटती है, यानी कि बेसिसिटी ऑल्सो मतलब ऑब्वियसली बढ़ेगी। इसका एग्जांपल है हेलोजन ग्रुप। द बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड इज ए मेजर ऑफ कंपाउंड एबिलिटी टू एक्सेप्ट ए प्रोटॉन। एनिलीन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन सो इट इज ए बेस, इट फॉर्म एनिलीनियम आफ्टर एक्सेप्टिंग इट। मतलब एनिलीन का यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि एनिलीन बेस है तो ये हाइड्रोजन को जो एक्सेप्ट करेगा। तो इसी में हम लोग एरोमेटिक अमीन्स और एलिफेटिक अमीन्स की बेसिसिटी देख लेते हैं। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन को डी लोकलाइजेशन होता है। जैसे ये हो गया, इसमें बेंजीन के ऊपर अमीनो ग्रुप लगा है, तो इसमें जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ये नीचे उतरेगा तो इसका डी लोकलाइजेशन होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस चार्ज होगा, ये इससे बॉन्ड बढ़ते हैं यहाँ पे, इसका उल्टा यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 5 फॉर्म प्राप्त मतलब रीजोनेंस फॉर्म होगा यहाँ पे। तो ड्यू टू द डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर द रिंग द नाइट्रोजन एटम इज लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। व्हाइल इन एलिफेटिक अमीन्स द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर फुली लोकलाइज्ड इन नाइट्रोजन। मतलब में डिलोकलाइजेशन होगा इसलिए प्रोटोनेशन के लिए ये अवेलेबल नहीं होंगे, जबकि एलिफेटिक अमीन में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसे लोकलाइज्ड नाइट्रोजन एटम भी रहते हैं। सो एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक। मतलब जो
एरोमेटिक एमीन्स है, ये लेस बेसिक होगा इन द कंपेरिजन ऑफ एलिफेटिक एमीन्स या अमोनिया। अगला क्वेश्चन है जो चौथा क्वेश्चन है सेक्शन बी का, राइट ए डिटेल नोट ऑन आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू के बारे में हमको डिटेल में नोट लिखना है। इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन दैट वुड ऐड टू कार्बन कार्बन प्रेजेंटेशन 100 ग्राम ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स। मतलब जो आयोडीन वैल्यू होती है उसका हम अनसेचुरेशन को हम लोग समझते हैं, इसको मतलब अनसेचुरेशन कार्बन में यूज़ किया जाता है कि इसको हम सेचुरेशन को हटा सकें, अनसेचुरेशन को। इसका प्रिंसिपल हम लोग समझते हैं क्या होता है। द ऑयल फैट सैंपल टेकन इन द कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ट्रीटेड विद KNO4 excess of iodine monochloride solution in glacial acetic acid. The excess of iodine monochloride is treated with potassium iodide. This sample is treated against 0.1 molar sodium thiosulfate solution. Star solution used an indicator. तो ये जो है बेसिकली डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को पता करता है। इसमें आयोडीन इंडिकेशन करता है अनसेचुरेशन का। तो इसमें आयोडीन वैल्यू I इज इक्वल टू 12.69 म्यू A माइनस बी अपॉन डब्ल्यू। इसको हम कह सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम, A इज इक्वल टू ml ऑफ 0.1 मोल सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन फॉर ब्लैंक, B इज इक्वल टू ml ऑफ थायोसल्फेट फॉर सैंपल, म्यू इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ थायोसल्फेट सॉल्यूशन। इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं आयोडीन वैल्यू का क्या होता है। द आयोडीन वैल्यू इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ डबल बॉन्ड और इन ये फैट्स, मतलब डबल बॉन्ड्स का जो अमाउंट होता है उसका मेजर करता है ये आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू इंक्रीजेज, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीजेज। जितना आयोडीन वैल्यू होगा, जितना आयोडीन नंबर होगा उतना जो है डबल बॉन्ड होगा। अनसेचुरेशन लिपिड्स आर मोर सस्पेक्टेबल टू रेंसिडिटी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त होता है। इसका एक क्वेश्चन पीछे छूटा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, राइट अबाउट एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस इन डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो ये जो है, ये जो गिव एनालिटिकल सिंथेटिक, ये पिछले 2019-20 वाले क्वेश्चन पेपर में आया था। गिव एनालिटिकल सिंथेसिस एंड अदर एविडेंसेस, जो ये भी 7 नंबर में आया था और 2020-21 सबकी मतलब वाले में भी 7 नंबर में ही आया था। तो ये जो क्वेश्चन है बार बार मतलब 2 बार रिपीट हो चुका है। तो इसे इसमें थोड़ा सा चेंज किए थे, राइट अबाउट लिख दिए थे और वहाँ पे गिव रहे थे। 2019 में 20 में जो है गिव एनालिटिकल सिंथेटिक और 2020-21 में कर दिया राइट अबाउट एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। पहले यूनिट का क्वेश्चन है तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, अब की बार भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेंजीन क्या होता है। Benzene is an organic compound which contains 6 carbon atom attached with 6 hydrogen atom. It is aromatic compound and also contain resonance molecular formula C6H6। स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। इसके एविडेंसेस क्या क्या हैं जिससे हम कह सकते हैं कि डेरिवेशन ऑफ जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है वो सही है। सबसे पहला जो है एविडेंस, एनालिटिकल एविडेंस है। द मोलिकुलर फार्मूला बेंजीन इज C6H6। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। ये जो अनसैचुरेशन को प्रेजेंस करता है द बेंजीन इट्स कंपेयर टू एनहेक्सेन। अगला जो एविडेंसेस है सिंथेटिक एविडेंसेस, बेंजीन इज नॉट स्ट्रेट चेन फॉर्म। बेंजीन जो है स्ट्रेट चेन फॉर्म में नहीं होता है, इसके लिए हम अनसेचुरेशन टेस्ट कर सकते हैं। जैसे बेंजीन रिएक्ट विद ब्रोमीन बट देयर इज नो डीलोकलाइजेशन ऑफ ब्रोमीन इंडिकेट्स बेंजीन। बेंजीन रिएक्ट्स विद पोटेशियम परमैंगनेट, हेंस नो डीकलराइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। और जब पोटेशियम परमैंगनेट को बेंजीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसका कलर जो है चेंज नहीं होता है। इसका बी जो पार्ट है, बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ये भी एक एविडेंस है। सी पार्ट है, बेंजीन अंडरगो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और जिंक। इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। बेंजीन इज नॉट स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। एल्कीन रिएक्ट ब्रोमीन टू फॉर्म डाई halogenated alkene. Example, when compound contains alkane treated with bromine solution and after reaction bromine color will decolorizes. But benzene is cyclic compound. जो benzene है cyclic compound है and there is a no free of and for addition of bromine or potassium permanganate and require high energy. मतलब ये जो है साइक्लिक कंपाउंड है, जो एलिफेटिक और साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे कलराइजेशन डीकलराइजर कलर जो है चेंज हो जाता था। और ये जो साइक्लिक कंपाउंड है यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री फॉर एडिशन ऑफ ब्रोमीन और केमेनोफोर रिक्वायर हाई एनर्जी, यहाँ पर हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है। सो बेंजीन इज नॉट रिएक्टेड विद ब्रोमीन, इसलिए बेंजीन ब्रोमीन से रिएक्ट नहीं करता है। एंड कलर ऑफ ब्रोमीन और पोटेशियम परमैंगनेट विल रिमेन सेम, और कलर जो है सेम रहता है। तो इसको रिएक्शन के माध्यम से भी आप दिखा सकते हैं कि ब्रोमीन का जब हम रिएक्शन Br2 से कराते हैं इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। अगला जो एविडेंस है, बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या है, बेंजीन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 लोएस एसिड टू अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक
substitution reaction to form a 1-bromobenzene. Formation of 1-bromobenzene is the evidence of benzene structure. तो जब हम बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं Br2 से तो क्या बन जाता है, ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। और इसमें ये जो है एविडेंस है किसका, इट इज आल्सो एविडेंस ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर का। अगला जो है बेंजीन अंडरगो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें क्या है, बेंजीन अंडरगो रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट टू प्रोड्यूस साइक्लोहेक्सेन एंड लिबरेट 49.8 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी दैट विल टेल द कंपाउंड इज बेंजीन। तो ये भी बताता है कि ये बेंजीन है। इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। जब बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं निकिल के प्रेजेंस में तो क्या साइक्लोहेक्सेन बनता है और 49.8 किलो कैलोरी पर मोल पे जो है ऊर्जा मुक्त होती है इसमें। अदर जो एविडेंसेस हैं, स्ट्रक्चरल एविडेंसेस हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला से कैसे होता है, ये भी एविडेंस है। एरोमेटिक कंपाउंड्स है, कंटेन अल्टरनेट डबल बॉन्ड इन रिंग्स, केकुलर स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस एनर्जी है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी हमारा समाप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है, डिस्कस द हावर सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासिन एंड फिनेंथ्रीन। जो एंथ्रासिन और फिनेंथ्रीन को मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसमें हावर सिंथेसिस है, उसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसमें जब बेंजीन का रिएक्शन हम थैलिक एनहाइड्राइड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, तो इससे क्या बनता है, ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड बनता है। जब ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड को फर्दर हम क्या कराते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो 9,10 एंथ्राक्विनोन बनता है। 9,10 एंथ्राक्विनोन का जब फर्दर रिडक्शन कराते हैं क्लेमेंसर रिडक्शन, तो इससे एंथ्रासिन बनता है। तो इसका लैंग्वेज हम इस प्रकार लिख सकते हैं, व्हेन बेंजीन इज रिएक्टेड विद थैलिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ थैलिक एनहाइड्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड then it form orthobenzoyl benzoic acid. Orthobenzoyl benzoic acid when further react with sulfuric acid, then it form 9,10 anthraquinone. 9,10 anthraquinone is reduced in Clemmensen reduction, it form anthracene. तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर में आता है दोनों को हावर सिंथेसिस लिखने में, तो इसका हम स्टेप वाइज अलग अलग इसको लॉन्ग में लिख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग में लिखना चाहते हैं तो स्टेप फर्स्ट में आप बेंजीन एंड थैलिक एनहाइड्रिक का रिएक्शन करा दीजिए, तो इससे क्या बनेगा, ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड बन जाएगा। इसका स्टेप ये जो है स्टेप 1 हो जाएगा। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा देंगे, 9,10 एंथ्राक्विनोन बन जाएगा। ये आपका अलग स्टेप हो जाएगा स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या होगा कि 9,10 एंथ्राक्विनोन का रिडक्शन करा देंगे तो आपका एंथ्रासिन बन जाएगा, स्टेप 3 हो जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग में लिखना चाहते हैं और ज़्यादा लॉन्ग में, तो आप अलग अलग स्टेप में इसको लिख सकते हैं। इसका लैंग्वेज आप रिएक्शन के हिसाब से लिख सकते हैं। अगला देखते हैं हावर सिंथेसिस ऑफ फिनेंथ्रीन। इसमें क्या होता है, फिनेंथ्रीन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेप्थलीन एंड सक्सेनिक एनहाइड्राइड बाय से फिनेंथ्रीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो रिएक्शन है, नेप्थलीन इज रिएक्ट विद सक्सेनिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, इट फॉर्म 4-keto-4 नेप्थल ब्यूटेनिक एसिड, एंड व्हेन 4-keto-4 नेप्थल ब्यूटेनिक एसिड इज रिएक्ट विद in the presence of zinc and hydrochloric acid, it form 4-naphthalbutanoic acid. 4-naphthalbutanoic acid react in the presence of sulfuric acid, it form 4-keto-1,2,3,4 tetrahydrophenanthrin, and it is reduced in the presence of zinc, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पैलाडियम, it form phenanthrin। इसका लैंग्वेज आप इसके हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे इसको भी आप अगर लॉन्ग में लिखना चाहें तो उसको स्टेप वाइज लिख सकते हैं। इसमें भी 1, 2, 3, 4 स्टेप इसमें बनेंगे। जो एंथ्रासिन था उसमें 3 स्टेप बनते हैं और इसमें 4 स्टेप बनेंगे। तो इसका जो है लैंग्वेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन द फर्स्ट स्टेप नेफ्थलीन इज ट्रीटेड विद सक्सेनिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड इट फॉर्म 4-keto-4 नेफ्थल ब्यूटेनिक एसिड। इन द नेक्स्ट स्टेप 4-keto-4 फेनिल ब्यूटेनिक एसिड reduced in the presence of zinc, mercury and sulfuric acid to form 4-naphthalbutanic acid. Their own acid catalyst, it gives 4-keto-1,2,3,4 tetrahydrophenanthrin, which on Clemmensen reduction followed by एरोमेटाइजेशन की फेनेंथ्रीन। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था सेक्शन बी का, ये भी समाप्त होता है। तो इसमें हम 7 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। जो छठा क्वेश्चन है, इलुस्ट्रेट द प्रोटीन बेयर स्ट्रेन थ्योरी डीटीएल एंड इट्स लिमिटेशन। इसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन भी 2019-20 के पेपर में पूछा गया था। इसमें बताया गया था गिव बेयर स्ट्रेन थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। इसमें इस प्रकार से पूछा गया था। तो 20-21 में भी रिपीट हुआ है 7 नंबर में, और हो सकता है 21-22 में भी रिपीट हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट 5 का है। तो इसे हम लोग देखते हैं। वांट ऑफ एंड लेबल
इन्होंने जो प्रपोज किया टेट्राहेड्रल जियोमेट्री ऑफ कार्बन का, इसमें बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री मतलब 109.28 डिग्री सेल्सियस था, जो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री ऑफ कार्बन की थी। तो बेयर ने क्या किया, बेयर ने ऑब्जर्व किया जो है डिफरेंट बॉन्ड एंगल, डिफरेंट साइक्लोएल्केन्स के लिए डिफरेंट बॉन्ड एंगल इन्होंने ऑब्जर्व किया एंड उसकी प्रॉपर्टी एंड स्टेबिलिटी भी डिफरेंट इन्होंने ऑब्जर्व की। किसने? बेयर साहब ने जिनके नाम पे स्ट्रेंथ थ्योरी रखी गई है। ऑन द बेसिस ऑफ ही प्रपोज्ड एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी, इसके आधार पर इन्होंने बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी को मतलब स्ट्रेंथ थ्योरी को प्रपोज किया। द थ्योरी एक्सप्लेन्स रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स, मतलब एक क्या जो एक्सप्लेन करती है थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी को साइक्लोएल्केन की एक्सप्लेन करती है। इफ बॉन्ड एंगल डिविएट फ्रॉम द आइडियल देन रिंग प्रोड्यूस स्ट्रेन, हायर द स्ट्रेन हायर द स्टेबिलिटी, वी कैन से वेयर प्रपोज्ड any deviation of bond angle from ideal bond angle value will produce a strain of molecule higher in deviation lesser than stability। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई डेविएशन आता है बॉन्ड एंगल में, जैसे साइक्लोएल्केन हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, इसमें अगर कोई डेविएशन आता है किसके हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल बॉन्ड एंगल वैल्यू, मतलब 109.5 डिग्री सेल्सियस से अगर कम आता है इसमें, तो इसमें डेविएशन आएगा। अगर डेविएशन आएगा तो इसमें क्या है, स्ट्रेन होगा, और जितना ज़्यादा डेविएशन होगा उतनी कम इसकी स्टेबिलिटी होगी। इसको इन्होंने बताया बेयर साहब ने। तो साइक्लोप्रोपेन इज मोर रिएक्टिव देन साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बॉन्ड एंगल ऑफ साइक्लोप्रोपेन 60 डिग्री, बॉन्ड एंगल ऑफ साइक्लोब्यूटेन 90 डिग्री, नॉर्मल बॉन्ड एंगल ऑफ टेट्राहेड्रल जियोमेट्री 109.5 डिग्री। सो द डेविएशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन इन 50 डिग्री एंड द डेविएशन ऑफ साइक्लोपेंटेन इज 19 डिग्री। तो जो डेविएशन इसका ज़्यादा है तो इसके लिए स्टेबिलिटी इसकी कम होगी, इसका डेविएशन कम है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। सो इन साइक्लोप्रोपेन डेविएशन है हाई, सो इट इज मोर रिएक्टिव देन एंड लेस स्टेबल। तो इसका लिमिटेशन भी हम लोग देख लेते हैं। बेयर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन बेयर रिंग रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू बेयर साइक्लोप्रोपेन शुड मच स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन बट पार्शियली इट रिवर्स। अकॉर्डिंग टू बेयर लार्जर रिंग सिस्टम आर नॉट पॉसिबल एज दे हैव नेगेटिव स्ट्रेन बट दे आर एक्सिड एंड मच। तो जो सेक्शन बी का छठा क्वेश्चन था ये भी समाप्त होता है। सातवां क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग क्या है इसमें। सेक्शन सी का सातवां क्वेश्चन है 2020-21 के पेपर का, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका व्हाट डू मीन बाय फैट्स एंड ऑयल्स एंड वैक्सेस, डिस्कस द केमिकल रिएक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स एंड वैक्सेस। जो फैट्स ऑयल्स एंड वैक्स क्या होता है? फैट्स क्या होता है? फैट्स आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल विच आर फाउंड ग्रेजुअली इन नेचर। Fats are solid at room temperature. Fats are saturated. Fats have high melting and boiling point. There are mainly 4 types of fats: saturated fats, unsaturated fats, trans fats, polysaturated fats. वही क्या होते हैं? It is the triesters of glycerols with long chain carboxylic acid, basically from 12 to 20 carbon. Oils are liquid at room temperature. Oils are unsaturated. Oils have low boiling point. It found in both animals and plants. वो केवल एनिमल्स में पाया जाता है, ये एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में पाए जाते हैं। वैक्सेस क्या होते हैं? The wax meaning is the material of the honeycomb. These are ester of long chain saturated and unsaturated fatty acid with long chain monohydroxy alcohol. It acts as a protective agent on the surface of animal and plants. True waxes is equal to higher straight alcohol. Non-true waxes मतलब दो टाइप्स के होते हैं, ट्रू वैक्सेस और नॉन ट्रू वैक्सेस। इसमें जो है जो ट्रू वैक्सेस है इसका एग्जांपल होता है हायर स्ट्रेट अल्कोहल, एंड नॉन ट्रू वैक्सेस का कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ए एंड विटामिन डी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फैट ऑयल्स एंड वैक्सेस देख लेता है। इसका केमिकल रिएक्शन भी इसमें पूछा था फैट्स एंड ऑयल्स का। तो ये जो है प्रीवियस जो 2019-20 का क्वेश्चन पेपर था उसमें हमने सॉल्व किया था, उसमें बताया भी था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो इस प्रकार से ये जो 2020-21 का क्वेश्चन पेपर है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का यहाँ पे समाप्त होता है। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट